गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ एरीन एंड एरोमेटिसिटी। इसमें हमने दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिंग इफेक्ट के बारे में बात की और हमने कहा कि कुछ ग्रुप जो है जो बेंजीन वलय पे उपस्थित होते हैं वो ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होते हैं या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और कुछ ग्रुप मेटा दिष्टकारी ग्रुप होते हैं जिनके उपस्थिति में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। ऑर्थोपैरा दिष्टकारी समूह, जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, और मेटा दिष्टकारी समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व रेजोनेंस के थ्रू कम कर देता है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन वलय की बढ़ती है अथवा घटती है। तो इसी बेसिस के ऊपर हम अगला इफेक्ट या अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सक्रियणकारी समूह, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जनरली हम देखते हैं कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, सक्रियणकारी प्रभाव या विसक्रियणकारी प्रभाव जो है वो बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि अथवा कमी के ऊपर निर्भर करता है। दो इफेक्ट है जिसके द्वारा बेंजीन वलय का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो किसी समूह की उपस्थिति में बढ़ता है अथवा घटता है। इसमें हम देखेंगे कि यदि समूह जो उपस्थित है वो बेंजीन वलय के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा प्रेरणिक प्रभाव जिसके द्वारा बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रभावित किया जाता है उस पर उपस्थित समूह के द्वारा। तो इसी आधार पर हम कहेंगे कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट दर्शाते हैं, जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जो कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन घनत्व को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है, या अपन कहें कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो समूह की ओर होता है, तो उसे हम ऋणात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट उसे कहते हैं। इसी तरह से प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को पुश किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को धकेला जाता है समूह से दूर, जबकि माइनस आई ग्रुप जो है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो इस आधार पर सक्रियणकारी या विसक्रियणकारी प्रभाव होगा। यदि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिणामी वृद्धि हो रही है इन दो इफेक्ट के थ्रू, तो समूह सक्रियणकारी समूह होगा, और यदि परिणामी इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है इन दो इफेक्ट के थ्रू, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि विसक्रियणकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, और ग्रुप जो ये इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है वो विसक्रियणकारी समूह या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। तो सक्रियणकारी समूह हम देखते हैं कि बेंजीन वलय पर जो उपस्थित समूह है वो अपने प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, और दूसरा उसका धनात्मक या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है उसके थ्रू, अगर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करेगा बेंजीन वलय के, और यदि माइनस आई प्रभाव है तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करेगा। तो अब ये जो दो इफेक्ट है किस डायरेक्शन में, यदि दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब है यदि दोनों ही बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि प्लस एम इफेक्ट भी है और प्लस आई इफेक्ट भी है, उस कंडीशन में बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण बहुत सुगमता के साथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो इस बेंजीन रिंग की तरफ, या हम कहें कि बेंजीन रिंग जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है वो ईजिली उसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम बात करते हैं प्रबल सक्रियणकारी समूह की। प्रबल सक्रियणकारी समूह एक यूनिवर्सल ट्रुथ हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी समूह होगा। साथ ही साथ यहाँ पे यानी कि ऑर्थो पैरा दिष्टकारी समूह क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है प्लस
आई ग्रुप भी है, तो प्लस एम इफेक्ट भी शो हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को धकेल रहा है, समूह जो है वो इलेक्ट्रॉनों को धकेल रहा है बेंजीन वाले की ओर, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत तेज़ के साथ होता है, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। हम बात करते हैं टोलुइन, जिसमें मैथिल समूह जो उपस्थित है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है या कहें प्रबल सक्रियणकारी समूह है, जिसकी उपस्थिति में बेंजीन वलय की क्रियाशीलता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो हम जानते हैं कि टोलुइन में बेंजीन वलय पर जो मैथिल समूह उपस्थित होता है वो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजोनेंस दर्शाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुए हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये इलेक्ट्रॉन घनत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दुर्बल सक्रियणकारी समूह, जैसे कि हम एनिलीन की बात करें तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे धनात्मक मीजोमरिक प्रभाव है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन माइनस आई ग्रुप जो है NH2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि क्रियाशीलता में आपको नेट कमी देखने क्रियाशील इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है उसमें परिणामी वृद्धि तो होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती जितने कि टोलुइन के केस में बेंजीन वलय पर हो रही है। प्रबल विसंकरणकारी समूह में हम देखते हैं कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप अपने रेजोनेंस के थ्रू जब वो बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद करता है तो उस कारण से बेंजीन वलय का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो नाइट्रो समूह की ओर प्रवाहित होता है। दूसरी तरफ ये माइनस आई ग्रुप भी है जो इलेक्ट्रॉनों को और अपनी ओर पुल करता है। इस दोनों ही कारण से बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाता है और इसी कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दुर्बल विसंकरणकारी समूह, इसमें हम बात करेंगे जैसे कि हम बात करेंगे क्लोरो समूह की, हैलोजन ग्रुप, जो कि प्लस एम इफेक्ट तो शो करते हैं लेकिन साथ ही साथ माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है दैट इज़ डोमिनेंट, या हम कहें कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी है। इस कारण से नेट बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है और रिएक्टिविटी आपको कम देखने को मिलेगी। अगला हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके द्वारा कि हम एल्किल बेंजीन बनाते हैं। टोलुइन का निर्माण किस तरह से किया जाता है, ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म लुईस अम्ल FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं जिससे कि टोलुइन का निर्माण होता है। यहाँ पे मैथिल समूह कार्बोकैटायन के रूप में काम करता है। ग्रेनार रिएजेंट से यहाँ पे एसीटोफिनॉन की अभिक्रिया जब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाई जाती है तो मिथाल ग्रुप जो है एनाइन के रूप में अटैक करता है और आपको क्यूमीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन और रिएक्शन है मैथिल क्लोराइड की ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के अंदर सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, टोलुइन का निर्माण होता है। क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, तो जिंक मैग्नीशियम, जिंक मरकरी तथा HCl के प्रेजेंस में जो CO ग्रुप है एसीटोफिनॉन का वो CS2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एथिल बेंजीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इसमें भी एसीटोफिनॉन जो है वो हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है और हाइड्रोजोन जो है एथिलीन ग्लाइकोल और एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन रिड्यूस होता है और इसमें यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रूप में एथिल बेंजीन प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं एल्किल प्रतिस्थापित एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो एल्किल प्रतिस्थापित एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया जो है हम देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा टोलुइन जो है वो उसको जब टोलुइक एसिड जो है उसको जब हम सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं तो टोलुइन का निर्माण होता है और ये रिएक्शन भी हम देखते हैं कि एल्किल बेंजीन या टोलुइन निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। भौतिक गुणधर्म की हम बात करते हैं। सभी एल्किल बेंजीन विशिष्ट गंध युक्त द्रव होते हैं, ये विषैले होते हैं। अल्काइल बेंजीन जो है दे आर पॉइजनस इन नेचर तथा लगातार सूंघने पर यहाँ तक की मृत्यु हो जाती है। इनका क्वथनांक कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर बढ़ता है। ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसी के साथ वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा और वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। तो वो इफेक्ट या वो ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिलता है।
एक कार्बन में वृद्धि के साथ क्वथनांक में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। अणुभार बढ़ने के साथ जैसे कि हम कह चुके हैं कि वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ता है और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो अल्काइल बेंजीन में बेंजीन नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। और जो एल्किल श्रृंखला है वो हम जानते हैं कि एल्केन की तरह अभिक्रिया करेगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे दो तरह के कह सकते हैं नाभिक, एक तो बेंजीन न्यूक्लियस है और एक साइड चेन प्रेजेंट है। जो बेंजीन एंटिटी है वो क्योंकि एरोमेटिसिटी शो करता है, इस कारण से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और जो एल्काइल चेन है वो एल्केन की भांति फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन वलय पर उपस्थित जो एल्किल समूह है वो +m इफेक्ट शो करता है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हम जानते हैं कि इसकी उपस्थिति में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आक्रमण करता है। ये +m इफेक्ट शो करता है, साथ ही साथ +I इफेक्ट भी अल्काइल ग्रुप शो करता है। इस कारण से बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है और हम कहते हैं कि अल्किल ग्रुप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्रबल सक्रियणकारी समूह के रूप में हम उसको देखते हैं। तो इनमें नाइट्रीकरण अभिक्रिया की सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसमें हम देखते हैं कि टोलुइन की अभिक्रिया जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में करवाई जाती है तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोटोलुइन का निर्माण होता है। अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करता है, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर वो अटैक कर सकता है और इस कारण से एरेनियम आयन प्राप्त होगा। वो एरेनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है और आपको फाइनली हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे दर्शाया गया ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन तथा पैरा नाइट्रोटोलुइन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी में अभिक्रिया में नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रोनियम आयन के निर्माण को भी दर्शाया गया है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो आक्रमण करेगा बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर, बेंजीन नाभिक के ऊपर और आपको नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो टोलुइन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ऑर्थो तथा पैरा मैथिल प्रतिस्थापित सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे SO3 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति आक्रमण करता है, एरेनियम आयन प्राप्त होता है, वो एरेनियम आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है और फाइनली हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है, जो SO3 नेगेटिव के साथ जुड़कर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कंप्लीट मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अभिक्रिया की बात करते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो टोलुइन की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर आपको क्लोरोटोलुइन का निर्माण में आप देखने को मिलता है। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन अथवा पैरा क्लोरोटोलुइन जो है वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया में क्लोरोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति काम करता है। यहाँ पे Cl2 FeCl3 की रिएक्शन बताइए, Cl पॉजिटिव यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, Cl पॉजिटिव बनता है, क्लोरोनियम आयन बनता है और ये क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, जो कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अभिक्रिया टोलुइन की जब मेथिल क्लोराइड से होगी इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्लोरोनियम आयन जो मेथिल कार्बोकटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा, एरेनियम आयन बनेगा, एरेनियम आयन का अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण होगा और फाइनली प्रोटॉन के निष्कासन के साथ में आपको डाई अल्किल बेंजीन या अपन कहें कि यहाँ पर डाई मैथिल बेंजीन यानी कि जाइलीन का निर्माण हो रहा है। तो ऑर्थोजाइलीन तथा पैराजाइलीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो यहाँ पे अभिक्रिया में टोलुइन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपको हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा मैथिल एसिटोफेनॉन का निर्माण आपको प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समावयवीकरण। किसी भी जाइलीन के AlCl3HCl के साथ
गर्म करते हैं जब जाइलिन को, तो आप देखेंगे कि आप जब FeCl3 HCl के साथ में जाइलिन को गर्म कर रहे हैं तो आपको दिखाया गया है कि ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन तथा पैराजाइलिन प्रोडक्ट का मिश्रण आपको प्राप्त होता है। तो 17% आपको ऑर्थोजाइलिन मिल रही है, 62% आपको मेटाजाइलिन मिल रही है, और रिमेनिंग 21% जो है आपको पैराजाइलिन प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मागतिक नियंत्रण में होती है और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया ऊष्मागतिक नियंत्रण में होती है, उनमें स्थायी उत्पाद जो है वो ज़्यादा बनता है, और जो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है या जो अभिक्रियाएं गति की नियंत्रण में होती है, उन अभिक्रियाओं में जो है वो अभिक्रियाएं फास्ट होती है, जिनके अंदर ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन क्योंकि एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो मोर स्टेबल मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बनता है। तो अभिक्रिया के दौरान सर्वप्रथम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति आक्रमण कर एरेनियम आयन का निर्माण करता है, जिसमें पुनर्विन्यास अभिक्रिया द्वारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट होती है तथा नया एरेनियम आयन प्राप्त होता है, जो प्रोटॉन के निष्कासन पर मेटा प्रतिस्थापित उत्पाद या मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस पद के पुनः होने के कारण पैराजाइलिन भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटॉन अटैक कर रहा है, आपको एरेनियम आयन प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एरेनियम आयन जो है फर्दर इसमें मैथिल जो है 1,2 शिफ्ट शो करता है, जिससे एक नया एरेनियम आयन बनता है। ये नए एरेनियम आयन में प्रोटॉन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट होता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। अगेन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, आपको एरेनियम आयन प्राप्त होगा, और अब ये जो एरेनियम आयन बन रहा है, ये एरेनियम आयन अब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, और फाइनली यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होगा। प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होने के साथ में आपको पैराजाइलिन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में आपको पैराजाइलिन या मेटाजाइलिन किस तरह से प्रोडक्ट जो है कई तरह के उत्पादों का मिश्रण यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एल्कीन बेंजीन के असमानुपातन अभिक्रिया में एक अणु में एल्कीन कार्बोकैटायन विमुक्त होता है और दूसरे में जो है उसके कारण से जब एल्किल कार्बोकैटायन बाहर निकलेगा तो बेंजीन का निर्माण होगा, जबकि दूसरे अणु पर एल्किल कार्बोकैटायन जुड़ने से डाई एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। जैसे एथिल बेंजीन के डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से बेंजीन तथा ऑर्थो मेटा पैरा डाई एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AlCl3 के प्रेजेंस में HCl के साथ में रिएक्शन होती है, तो एक से एल्किल समूह निष्कासित होता है कार्बोकैटायन के रूप में, और दूसरे के ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आक्रमण कर देता है। तो बेंजीन और डाई एल्किल बेंजीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो इसी के साथ में आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।